फतेहपुर सीकरी में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अवामी रैली से खिताब किया। दोनों ने पीएम मोदी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। प्रियंका गांधी ने कहा कि सिर्फ सवाल पूछे जाने पर ही बीजेपी के लोग दहशतगर्दी का इल्जाम लगा देते हैं। वहीं राहुल गांधी ने नोटबंदी जैसे मसाइल को उजागर किया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की हुकूमत आई तो न्याय स्कीम का सबसे ज्यादा फायदा यूपी के किसानों को मिलेगा। अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो उन स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करना बंद करें जिन्होंने इस देश की नींव डाली, जिन्होंने अपने खून और पसीने से इस देश को आजाद किया। उन महापुरुषों का आदर करिए जिन्होंने इस देश की नींव डाली। अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो चुनाव के समय पाकिस्तान की नहीं, हिंदुस्तान की बात करिए। हिंदुस्तान के नौजवानों को बताइए आप उनके लिए क्या करने जा रहे हैं। हिंदुस्तान की महिलाओं को बताइए कि आप उनके लिए क्या करने जा रहे हैं। हिंदुस्तान के किसानों के लिए कहिए कि आपने कौन सी योजना बनाई है। गरीबों के लिए बताइए आप उनके लिए क्या करेंगे। अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो जब देश भर से नंगे पांव हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में किसान आपके दरवाजे तक आए तो आप उनसे मिले क्यों नहीं? आपने उनसे उनका दर्द क्यों नहीं पूछा? अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो जब आपके किसी साथी ने किसी महिला के खिलाफ कोई गलत बयान दिया तब आपने इस देश की तहजीब उनको क्यों नहीं सिखाई? अब आप देखिए, यहां बीजेपी की सरकार है, 2 साल हो गए। मैंने आवारा पशु की बात की, जो आपका था आपसे छीना जा रहा है। नोटबंदी की गई। आलू के किसान के लिए उत्तर प्रदेश में इन लोगों ने क्या किया मुझे बताओ। मुझे एक बात बता दो, कर्जा माफी की बात की थी, यहां कर्जा माफी का फायदा मिला आपको? किसी को मिला पैसा? नहीं। तो देखिए, जैसे ही 2019 पे कांग्रेस पार्टी जीतेगी, हमने किसान बजट की बात की। हर साल हम एमएसपी आपके लिए बढ़ाएंगे। हर साल जैसे हम पहले बढ़ाते थे वैसे ही हम एमएसपी को बढ़ाएंगे। और न्याय योजना का फायदा, अब यह मत भूलिए, न्याय योजना का फायदा उत्तर प्रदेश के किसान को, गरीब को सबसे ज्यादा मिलेगा। उधर अलीगढ़ में मायावती ने अवामी जलसे से खिताब किया। उन्होंने कहा अपने साथ हुई नाइंसाफियों को अवाम समझती है, इसलिए इस इंतखाब में बीजेपी का कोई नाटक काम नहीं आएगा। मुस्लिम, दलित, गरीब या किसान सभी बीजेपी की गलत पॉलिसियों की वजह से सख्त परेशान हैं, लेकिन बरसर इक़्तिदार जमात को कभी भी उनकी फिक्र नहीं हुई है। कांस रही गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र व काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है। और अब वर्तमान में देश में लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में बीजेपी भी केंद्र में इनकी सरकार की रही, खासकर आरएसएसवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक, द्वेषपूर्ण व जातिवादी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से इस बार सत्ता से जरूर बाहर चली जाएगी। अदाकारा उर्मिला मातोंडकर की रैली में कांग्रेस और बीजेपी के कारकुनान के दरमियान झड़प हो गई है। दरअसल बोरीवली स्टेशन के नजदीक उर्मिला मातोंडकर की रैली थी। इसी दौरान बीजेपी के हामी मोदी के नारे बुलंद करने लगे, तो वहीं कांग्रेस के कारकुनान ने चौकीदार चोर है की आवाजें बुलंद की, जिसके नतीजे में ये झड़प वाक़ हुई। पहले तो उन्हें नारे वगैरह लगाना शुरू कर दिया। हमने बोला चलो थोड़े नारे लगा के निकल जाएंगे, ये चीज़ें होती रहती है उम्मीदवार के, इसके उसके हर किसी के। अचानक से उसके बाद में उन्हें बड़ा ही विचित्र प्रकार का विभत्स, जिसको कहते हैं अश्लील हाव भाव करके नाच वगैरह करना शुरू कर दिया। और बड़ा ही उधर की सारी महिलाओं को एक तरह का विचित्र तरह से डेंजर में ऐसा धक्का दे के ऐसा ऐसा करके करना शुरू किया। तब जाके हमारे लोगों को उनको रुकाने के शुरू, और ये सारी चीज़ें बहुत डरावनी, बहुत दहशत फैलाने वाली, बहुत मतलब समाज में एक तरह का घबराहट फैलाकर
लोगों को प्रेशराइज करके उनसे ये क्या करवाना चाहते हैं ये लोग। और जब ये लोग उनके पास गए और उनको रोकने की कोशिश की तो उन्होंने जाहिर सी बात है पहले तो 1-2 महिलाओं को घीस पीट के धक्का बुक्का मार के नीचे गिरा दिया ताकि ये ऐसा लगे कि ये हमारे लोगों ने किया है। अगर ये पहले से करना हो तो पहले से नहीं करते। और ये सब का सीसीटीवी इधर पुलिस स्टेशन पे मौजूद है, ऐसा नहीं है कि हम आ गए कुछ उसमें बोल रहे। और क्योंकि मैं रथ के ऊपर खड़ी थी मुझे बराबर से सब दिख रहा था और शुरू में मैंने भी उनको ऐसे ऐसे कुछ करके मैंने बोला चलो निकल जाएंगे। पीडीपी सदर और जम्मू कश्मीर की साबिक वजीर आला मुफ्ती महबूबा मुफ्ती की गाड़ियों के काफिले पर पथराव का वाकया पेश आया है। अनंतनाग के खुरम इलाके में महबूबा मुफ्ती के काफिले पर हल्की नौयत का पथराव हुआ है। इस वाकये में काफिले में शामिल गाड़ी का ड्राइवर मामूली तौर पर जख्मी हुआ है। ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और महबूबा मुफ्ती ने इस वाकये की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि पीडीपी ने लोगों को मुश्किल हालात से बाहर निकाला है। लोग पन्निस बागस आसान फेरान अंदिन कुन जाय मा लोग क्यों कुन जाय मा आब दिन कुन जाय इथे कन करू तुह मे रच आज छो तुह हिम्मत हारमस भाई तुंदे खतर यम मुसीबत नत क्या मजबूरी है में पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ो मगर मे दो मुफ्ती साहबन छी जमात बनामुत यह जमात यह तहरीक यम तहरीकन तुह मुसीबत मज कड़ी तो बना नेरो एक तरफ टास्क फोर्स बे तरफ इखवान इथे कन खुदा दी नजात निवान गसीट निवान मे लट छस बह कैंपन बह कत आर्मी कैंपन मन च मगर तुंदन बचन खतर आर्मी कैंपन मज तिम कड़न खतर तौर पोटा टास्क फोर्स इखवान यह कोर सोरे मुफ्ती साहबन खत्म आज तुम मलाल हत मोन बच लोग न मगर तुम वो वीरी साहबन 2 वरियन मज युत मे अकिस दोहस करार अख दह दिखा सोद कड़न तुम मलाल यह क्या आय बह को दिम वनकस खत खरम पत पस्तान गाड़ ऐसे बिचोर ड्राइवर तमिस चलव कई तमिस फटनवुक नेसा मेंग कोरमुत क्या। कांग्रेस लीडर और तिरुवनंतपुरम से उम्मीदवार शशि थरूर मंदिर में पूजा के दौरान जख्मी हो गए। शशि थरूर के सर और पैर में चोटें आई हैं। उन्हें फौरी नजदीकी अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। इब्तिदाई जांच के बाद उन्हें तिरुवनंतपुरम के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में ट्रांसफर कर दिया गया है, जहां उनके सर में 8 टांके लगाए गए। इंतखाबी तशहीरी मुहिम के दौरान फिरका वाराना और नफरत अंगेज बयानबाजियों का दौर दौरा है। नफरत अंगेज बयानबाजियों पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का सख्त नोटिस लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंतखाबी ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जियों पर इलेक्शन कमीशन सिर्फ नोटिस जारी कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लेते हुए समाअत के लिए कल की तारीख मुकर्रर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सख्त होते हुए इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे को कल सुबह 10:30 बजे पेश होने को कहा है। पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव और उनके प्रवक्ताओं द्वारा बयानबाजी को लेकर चुनाव आयोग को जम के फटकार लगाई आज सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कल चुनाव आयोग के प्रतिनिधि कोर्ट में पेश हों और वो बताएं कि किस प्रकार की कार्रवाई की जा सकती है। अब कल सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल मायावती और योगी आदित्यनाथ के बयान पर भी नाराजगी जताई। हमारे साथ याचिकाकर्ता वकील और दोनों लोग प्रिया शर्मा भी हैं, रश्मिराज भी हैं। सर, आपकी याचिका पर आज जम के फटकार लगाई चुनाव आयोग को, किस किस नेताओं का जिक्र किया गया और क्या कहा सुप्रीम कोर्ट? देखिए, इस इशू को चुनाव आयोग टालने की कोशिश कर रहा था। कोर्ट ने 1 हफ्ते का टाइम दिया था चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग अपने प्रॉपर एफिडेविट के साथ नहीं आया और कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पाया कि आज उनके पास क्या क्या शक्तियां हैं। हाँ। कोर्ट ने एक बार बोला कि हम अभी चुनाव आयुक्त को आधे घंटे में बुला लेते हैं, लेकिन फिर कोर्ट ने बोला कि इस मैटर को हम कल लगा रहे हैं और कल 10:30 बजे ये मैटर लगेगा और कोई टॉप ऑफिशियल चुनाव आयोग का आकर हमें जवाब दे, क्योंकि इस मामले में लगातार बयानबाजी से पूरा इलेक्शन प्रोसेस अफेक्ट हो रहा है। प्रिया, कौन कौन से नेताओं का मायावती का जिक्र किया, किस किस नेता के बारे में जिक्र किया? जितने भी नेता हैं, मायावती हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं और भी जितने हैं सारे, सबका नाम हमने यहाँ पे इनकी सबकी कॉपीज लगाई हैं जो कोर्ट में हमने पेश की हैं। उसमें बोला गया था कि इन्होंने जो इलेक्शन के लिए जो ये बयानबाजी देते हैं कास्ट को लेकर, उसको लेकर, उसके लिए कोई भी इलेक्शन कमीशन उनके अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रहा। इस वजह से
ये मैटर लगा था। इलेक्शन कमीशन को नोटिस मिलने के बाद भी इलेक्शन कमीशन इसमें टाइम ले रहा था, बट कोर्ट ने उनको फटकार लगाई और इलेक्शन कमीशन के रिप्रेजेंटेटिव से उनसे पूछा, बट उन्हें प्रॉपर जानकारी नहीं थी। इसलिए कोर्ट ने कल ये मैटर लगाया सुबह 10:30 पे, और कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि इलेक्शन कमीशन के जो टॉप जो ऑफिसर हैं उनको कोर्ट में पेश होने के लिए इंस्ट्रक्शन दी। तो ये फिलहाल पूरा मामला अब कल सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा और चुनाव आयोग के टॉप प्रतिनिधिमंडल को कल 10:30 बजे कोर्ट में पेश होना होगा और उनको ये बताना होगा कि अगर कोई भी राजनीतिक नेता या प्रवक्ता कोई भी राजनीतिक बयानबाजी करता है तो उसको लेकर चुनाव आयोग क्या कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेता है और अगर नहीं लेता तो क्यों नहीं लेता। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक नेताओं द्वारा दिए गए बयानबाजी को लेकर जम के नाराजगी जताई है चुनाव आयोग पर। अब देखना यह है कि चुनाव आयोग कल देश की सबसे बड़ी अदालत में अपनी क्या कुछ प्रक्रिया देता है। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। और इस वक्त उमर अब्दुल्ला श्रीनगर में अवामी रैली से खिताब कर रहे हैं, आइए आपको सीधे वहीं लिए चलते हैं। एक बार भी उन्होंने माफी नहीं मांगी कि उनके दौरे हुकूमत में जो हालात बने उसके लिए उनको अफसोस है और वो इस रियासत के लोगों से माफी मांगना चाहती हैं। हकीकत यह है कि अगर बीजेपी वालों ने उनको पिछले साल निकाला नहीं होता, आज बीजेपी में जिनको खराबियां नजर आ रही है उनके साथ ही बैठ के हुकूमत कर रही होती। और एक चीज भी उस हुकूमत का हाल आप गिन के देखिए, एक चीज भी उन्होंने क्या हासिल किया इस रियासत के लिए। क्या हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हुए? क्या हुर्रियत के साथ बातचीत हुई? क्या जम्मू कश्मीर के सियासी मसले के हल के लिए बातचीत की? क्या यहां के बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार आया? क्या यहां के तरक्याती कामकाज में कोई तेजी आई? क्या करप्शन में कोई कमी हुई? क्या यहां के बच्चों के तालीम में कोई बेहतरी आई? क्या यहां के अस्पताल बेहतर बने? क्या हमारे बिजली के प्रोजेक्ट वापस आए? मैं कहता हूं 4 साल 5 साल इन लोगों ने धोखे के अलावा इस रियासत को कुछ नहीं दिया। आज महबूबा मुफ्ती कहती है कि वो दिल्ली जाके हमारी आवाज बनेंगी। अरे महबूबा जी, 4 साल हमने आपकी आवाज क्यों नहीं सुनी? जब इस रियासत में जीएसटी लगा, जिस जीएसटी के तहत हमारा 370 और खोखला हुआ, हम लोगों ने आपसे कहा जीएसटी मत लगाओ, इससे महंगाई बढ़ेगी, लोगों की तकलीफें और होंगी। आपने माना नहीं, हर चीज पे आपने टैक्स लगाया, मामूली सी चीजों पे जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमें काम आते हैं, आपने उनको जीएसटी के दायरे में लाया। मामूली सा मिसाल दूं मैं आपको, आप लोग हर किसी के पास मोबाइल फोन है। मोबाइल फोन में आप लोग पैसा भरवाने के लिए दुकानदार के पास जाते हो। मेरे दौरे हुकूमत में जब आप दुकानदार के पास मोबाइल फोन में पैसा डालने जाते थे, दुकानदार को आप 100 रुपए देते थे, 100 के 100 रुपए आपके मोबाइल फोन में चढ़ते थे। आज जब आप मोबाइल फोन में पैसा डालने जाते हो, आप वही 100 रुपए दुकानदार को देते हो, लेकिन दुकानदार 18 रुपए वहीं से काट के बाकी पैसे आपके मोबाइल में डालता है। 9 रुपए जाते हैं मोदी साहब के खजाने में और 9 रुपए जाते थे महबूबा जी के खजाने में, अब जाते हैं मलिक साहब के खजाने में। और ये मामूली सा मिसाल। इसी तरह हर चीज पे इन्होंने टैक्स लगाया, तो न सिर्फ 370 को खोखला किया बल्कि महंगाई भी बढ़ाई और हमने उनकी आवाज नहीं सुनी। जब इस कश्मीर के साथ मरकज ने नाइंसाफी की, याद करिए जब मैं वजीर आला था और जनाब फारूक साहब मरकज में वजीर थे। उमर अब्दुल्ला अवामी रैली से खिताब कर रहे थे। उमर अब्दुल्ला ने साफ साफ पीडीपी को तनकीद का निशाना बनाया। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि बीजेपी के साथ इत्तेहाद के बावजूद पीडीपी हुकूमत जम्मू कश्मीर में हर लिहाज से हर महाज पर नाकाम रही। आगे बढ़ते हैं। ऐसा लगता है कि आजम खान और तनाज़े का चोली दामन का साथ हो गया है। अभी एक मुतनाज़ा बयान से उभरे भी नहीं थे कि उन्होंने फिर एक अजीब व गरीब बयान दे दिया है।
उन्होंने रामपुर के डीएम पर काबिल एतराज तबसरा किया। आजम खान ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद डीएम से मायावती के जूते साफ करवाएंगे। दस बरस जिसने रामपुर वालों का खून पिया, लहू पिया, जिसकी उंगली पकड़कर हम रामपुर में लेकर आए, रामपुर की गलियां, रामपुर की सड़कों की पहचान कराई, किसी का कांधा नहीं लगने दिया उसके शरीर से, आप गवाही दोगे। उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने किसी की ना खूबी बताई ना बुराई बताई। मैंने एक शख्स जो दिल्ली में बीमार है, काबिल रहम है, जिसने मुझे कहा कि 150 राइफल्स लेकर मैं आया था, अगर आज़म दिखता तो मैं उसे छलनी कर देता। मैंने उसके ताल्लुक़ से ये कहा कि लोगों को पहचानने में बहुत देर लगी। मेरे नेताओं से भी गलती हुई और अब ये मालूम हुआ कि आरएसएस का नेकर था उसके जिस्म पर। तो नेकर तो मर्द पहनते हैं, और अगर कहीं कोई साहब मेरा साबित कर दें कि मैंने कहीं किसी का नाम लिया है और नाम लेकर मैंने किसी की शान में तौहीन की है, तो मैं चुनाव से हट जाऊंगा। और उधर जयाप्रदा ने भी आजम खान के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। ये मेरे लिए नई बात नहीं है। इसी के वजह से आपको याद होगा कि 2009 में उन्हीं के पार्टी में मैं प्रत्याशी थी, और पार्टी में होते हुए भी पार्टी के जो आदरणीय मोदी जी और अखिलेश, कोई मुझे समर्थन नहीं किया था जब मेरे ऊपर इस तरह की टिप्पणी। आजम खान साहब को ये आदत है, आदत से मजबूर है ये। अगर ये नहीं करता है तो ये नई बात होगी, लेकिन बात ये है कि इसके स्तर किस तरह का गिर गया है कि ये संविधान को, लोकतंत्र के ऊपर दर्जा उड़ा रहे, कि ये कभी सुधरेगा नहीं है। कि मैं एक महिला को, हम लोग इसको रिपीट भी नहीं कर सकते, इसको वापस हम ये टिप्पणी किया करके हम मुंह से बोल भी नहीं सकते हैं। उस तरह की ज़बान इन्होंने इस्तेमाल किया है इस बार, तो मतलब हद पार कर दिया। अब मेरा क्षमता ख़त्म। अब मेरे लिए वो कभी भी भाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो हमारे लिए इतना दुश्मनी बना दिया, पता नहीं मैंने उनके लिए क्या। और आपको इस वक्त सीधे लिए चलते हैं मुंबई, जहां पर उर्मिला मातोंडकर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही हैं। ठीक है, देखिए आज सुबह में ठीक तरह से प्रॉपर परमिशन वगैरह लेकर मेरा एक प्रोग्राम बना था पुरवली स्टेशन के सामने, जहां पर मैं लोगों से संवाद साधने वाली थी, और हम यही कर रहे थे एक कोने में पुरवली स्टेशन के बाहर। इस सब के बीच में अचानक से भीड़ से ये 15-20 लोग आए हैं और अचानक से उन्होंने नारेबाजी करना शुरू कर दिया है। शुरू में तो वो नारेबाजी, क्योंकि मैं रथ के ऊपर थी, मैं सब कुछ देख रही थी, मैंने देखी, हमने सब ने देखी, और काफ़ी देर तक मैंने उनको हंस के ऐसे भी किया, कुछ किया, एक दो कि चलो अभी बस हो गया, ऐसे चलो ऐसे वगैरह किया। मैंने सोचा कि वो लोग थोड़ी देर अपने नारेबाजी करके चले जाएंगे, जो भी है। उसके बाद में क्योंकि उसका हम पर कोई असर नहीं पड़ा, तो उसके बाद में उन्होंने बहुत अश्लील और भद्दे हाव भाव और नाच के जैसे कोई विचित्र तरह के चीज़ें करना शुरू कर दिया, जिसके कि वहाँ पे जो बाकी सारी महिलाएं खड़ी थी उनको बहुत तकलीफ और इरिटेशन होना शुरू हो गया। तब जाके हमारे कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोकना चाहा। जब जाके उन्होंने रोकना चाहा कि जाहिर सी बात है उन्होंने ओवर रिएक्ट कर दिया है पूरे चीज़ के ऊपर, और एक ज़बरदस्त क्या बोलते हैं उसको, डर और खौफ का वातावरण क्रिएट करने की कोशिश की। इस सब में उन्होंने ही उधर की एक दो महिलाओं को भी हाथ पैर उनके ऊपर भी चल गए हैं। और ये सारी बातें मुझे लगता है बहुत ही जाहिर बात है कि एक तरह का डर, खौफ और दहशत के वातावरण निर्मित करने के लिए किया गया है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि ये इन्होंने मेरे साथ किया है। बस अभी मेरे नाम के ऊपर, मेरे मज़हब के ऊपर, मेरी निजी ज़िंदगी से जुड़ी हुई हर एक बात जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ऐसी सारी बातों पर, यहाँ तक कि मेरी माँ का बर्थडे था उसके ऊपर जो मैंने सादा फोटो डाला है उसके ऊपर भी
इनके बैठे हुए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और आईटी सेल्स ने टिप्पणियां और ट्रोलिंग करना नहीं छोड़ा, जैसे कि इन सब की कोई मां नहीं है। तो ये सारी चीजें अपनी लेवल पर चलती रही, लेकिन मैंने आज तक उन पर कभी भी रिएक्ट नहीं किया। अब ये हो चुका है कि अभी इसको हिंसा की तरफ लेकर जा रहा है, और ये डेफिनेटली नफरत की राजनीति को हमें रोकना पड़ेगा कहीं ना कहीं जाके। इसलिए फिर मुझे जाके इस तरह की आवाज़ आज उठानी पड़ी है। वहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता झंडे लेकर, बीजेपी क्लेम करी कि हमारी तरफ से कोई नहीं था। आप लोग क्लेम करने के लिए वो कुछ भी क्लेम कर सकते हैं, और क्या क्लेम कर सकते हैं। अगर वो लोग बीजेपी के लोग नहीं थे, बीजेपी के पेड़ गुंडे नहीं थे, तो आपको लगता है कि एक आम आदमी जो जिंदगी में बेरोजगारी से जूझ रहा है, जिसके घर में आज गैस सिलेंडर पड़े हैं, उसके घर में सिलेंडर के लिए 1000 रुपये नहीं है, जिसके बैंक के अकाउंट जबरदस्ती खोलवाए गए हैं, बैंक में डालने के लिए पैसे नहीं है, आपको लगता है आपका रोजगार छीना जाए तो आप रास्ते के ऊपर खड़े जाके उसी नेताओं के नारे में नारे लगा सकते हैं? मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग ऐसा कह भी कैसे सकते हैं। मैम, वहाँ जब कई पत्रकार थे, वहाँ पे एक जो नशे में व्यक्ति था उसने सबसे पहले चिल्लाना शुरू किया था, और उसके बाद में और भी पीछे लोग मोदी मोदी के नारे लगाने लगे। आम लोग नजर आ रहे थे, बैग लिए हुए नौकरी पेशा लोग नजर आ रहे थे। एक दो हम लोगों ने, आम लोग पत्रकारों ने बात भी किया, महिलाओं का भी इंटरव्यू लिया वहाँ पर। माफ कीजिए, आम लोग थे ये या कौन थे, ये मुझे नहीं लगता। आप लोग यहाँ खड़े होके, मतलब आप में से कुछ लोग ये सवाल कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग वहाँ नहीं थे। ये बात ऐसी नहीं हुई है कि अचानक से कोई आया और कोई कुछ हो गया है। ये काफ़ी देर से ये चीज़ें चल रही थी, और वो लोग आम लोग नहीं थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आम लोग अपना जो गुस्सा है वो दूसरी तरह से भी दिखाते हैं। इस तरह का ऑन गोइंग एक तरह का जो क्या कहते हैं हिंसा। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि पुलवामा दहशतगर्दाना हमले पर उठाए जा रहे सवाल का जवाब जानने के लिए जांच कराया जाना चाहिए। महबूबा के मुताबिक अवाम में अदम तहफ्फुज का एहसास पैदा किया जा रहा है, ताकि बालाकोट जैसा स्ट्राइक फिर किया जा सके और चुनाव में उसका फायदा उठाया जा सके। सिक्योरिटी पैदा किया जा रहा है लोगों में, ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान पे बालाकोट जैसा दूसरा हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको दूसरे जो दौर हो इलेक्शन है उसमें वोट मिले उनको। तो इस वक्त सारी जो सियासत है, चाहे वो पाकिस्तान पे हमले की बात हो या जम्मू कश्मीर में लोगों के साथ सख्ती करने की बात हो, वो सिर्फ वोट पॉलिटिक्स है और कुछ। ममता बनर्जी जैसी हैं, मायावती जी हैं, और भी कई लीडर हैं जो ये कह रहे हैं कि हमें पता लगाना चाहिए कि पुलवामा अटैक हुआ क्यों, कैसे हुआ। तो काफ़ी लोगों के जहनों में ये सवालात आए हैं। मुझे लगता है इसकी बाज़ाब्ता इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि सच और झूठ बिल्कुल सामने आ जाए।